हेलो एवरीवन, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, जिस पर 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, आप सबको पता है। उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चलेगा कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको पता चलेगी कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अभी तक किसी ने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिलेबस की। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने प्रोवाइड कराया है कंटेंट, तो क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं और मैंने ये खुद ही डिज़ाइन किया है, तो आप सबको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्टल वार्डन। ठीक है, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल वार्डन की ये पूछ रहा है, राइट। तो अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, टीचिंग एकेडमिक सब्जेक्ट। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, हॉस्टल वार्डन एकेडमिक सब्जेक्ट टीच करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेटेड। मैनेजिंग हॉस्टल फाइनेंसेस, ठीक है, अब इसे होल्ड करो क्योंकि हॉस्टल से रिलेटेड बात आ गई, इसे होल्ड करो। अगला, एनफोर्सिंग हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये ज़्यादा मुझे हॉस्टल फाइनेंस के कंपेयर में ये मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये आंसर होगा। चौथा, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कल्चरल इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? कॉलेज में, स्कूल में, राइट। हॉस्टल में थोड़ी ऑर्गेनाइज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं आंसर। यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट। अब देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये दिखाया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होने वाले। एक चीज़ याद रखना, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी कि आप सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, बट आखिरी में आपके पास दो ऑप्शन ऐसे बचेंगे जिसे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज होके, राइट। ये सिमिलर है पेडागोजी सब्जेक्ट की। अगर आप न्यू हो, नहीं पता आपको पेडागोजी क्या होती है, तो जो टीचिंग एग्जाम में पेडागोजी आती है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है बिटवीन द टू ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही होने वाला है। ये बहुत ही आसान सेक्शन होने वाला है आपके आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम का। बट हाँ, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ से, आपने देखा कैसे सॉल्व करना है, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इस चीज़ की खुद गारंटी देता हूँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, मॉडरेट होता है और इजी होता है, बस कोई भी टफ क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द हॉस्टल वार्डन नीड्स टू अलोकेट रूम्स टू न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट क्राइटेरिया शुड बी कंसीडर्ड वाइल रूम असाइनमेंट। मतलब क्या है, हॉस्टल वार्डन को रूम देना है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट को, तो क्या क्राइटेरिया कंसीडर करना चाहिए उस रूम को देने के लिए? सबसे पहली बात, स्टूडेंट की एज को कंसीडर करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट की कोर्स ऑफ स्टडी की कौन सी तरीके की वो पढ़ाई कर रहा है। तीसरा, रैंडम असाइनमेंट टू अवॉइड बायस, मतलब एक रैंडम, मतलब मान लो कि यार चिट वगैरह से किसी को भी रूम डाल, जैसे चिट डाला, जिसका चिट में नंबर आ गया, उठाया उसने, तो उसको असाइन कर दो, ऐसा। और आखिरी है, रूम प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इफ़ अवेलेबल, रूम प्रेफरेंस दे दो स्टूडेंट को, मतलब प्रेफरेंस दो स्टूडेंट को अगर अवेलेबल है। तो चार में से आपको क्या लगता है क्या बेटर अप्रोच होगी? तो यहाँ पे इसका आंसर फिर से होगा हमारा डी, रूम प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ अवेलेबल। जब अवेलेबल होगा तो हम स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस होगी उसके नीड के हिसाब से रूम दे देंगे। यहाँ पे एज वगैरह नहीं, ये एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मैं इसे रखता हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे वही बता रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग का फर्क आने वाला है और कुछ भी नहीं, राइट। अब आप खुद सोचना, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा चारों के चारों ऑप्शन तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद सोचना क्यों फोर्थ वन इज द राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 3, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन एनकरेज सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कैमराडाइड अमंग हॉस्टल रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैमराडाइड का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा ये होता है कैमराडाइड। तो कम्युनिटी में कैमराडाइड, कम्युनिटी एंड कैमराडाइड को कैसे एनकरेज किया जाता है, किया जा सकता है हॉस्टल में रहने वाले लोगों के साथ। तो पहला है, ऑर्गेनाइज रेगुलर हॉस्टल वाइड इवेंट एंड एक्टिविटीज। यस, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है यही हो सकता है। अगला, एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग रेसिडेंट। आप हेल्दी कॉम्पिटिशन क्यों ही एनकरेज करो, आपको भाईचारा बढ़ाना है, राइट। अगला देखते हैं, पहले हम और ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल। आपको लगता है ये राइट होगा, आप इससे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। फिर चौथा, आइसोलेट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ये भी आपको लगता है लॉन्ग टाइम में काम करेगा?
ये भी आपको लगता है लॉन्ग टाइम में काम करेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता लॉन्ग टाइम के लिए ये रहेगा। स्टूडेंट को अगर हमें शांत कराना है, उनको भाईचारा बनाना है, तो प्यार से ही हो सकता है। तो ऑप्शन सी एंड डी इजिली एलिमिनेटेड, राइट। अब तो बचा कौन सा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ बचा कौन सा, रेगुलर हॉस्टल वाइड इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग रेसिडेंट्स, ये करा सकते हो। आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, बट इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज रेगुलर हॉस्टल वाइड इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, ये आपका राइट आंसर है इसका, राइट। चलिए अगला देखते हैं। A resident complains about a maintenance issue in their room. What should the warden do first? मतलब एक वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति हॉस्टल में, उसने मेंटेनेंस से रिलेटेड कंप्लेन किया, तो अब हॉस्टल वार्डन को क्या करना चाहिए पहले प्रायोरिटी में? पहला ऑप्शन है फिक्स द इशू पर्सनली पॉसिबल। भाई वो पर्सनली क्यों फिक्स करेगा? क्या उसका तो काम ही नहीं है। हॉस्टल वार्डन मतलब क्या, एक लीडर, उस हॉस्टल को रूल करने वाला, रूल इन द सेंस हॉस्टल की मैनेजमेंट को देख रेख करने वाला, ठीक है। तो वो क्यों पॉसिबल, मतलब भाई साहब वो क्यों करेगा? क्योंकि वो तो हॉस्टल का काम करेगा, उसे कौन सी पर्सनली उसे ठीक करने जाएगा? उसे तो पैसे मिल रहे हो, जो भी मैनेजमेंट दूसरे से करवाएगा, जो भी चीज़ें वहाँ पे दूसरा बंदा करेगा, उसके पैसे वो निकाल सकता है वहाँ पे, तो क्यों ही करेगा, राइट। अगला ऑप्शन, रिक्वेस्ट द रेसिडेंट टू फिक्स द इशू देमसेल्फ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जो प्रॉब्लम है खुद ठीक करो। अगर आपको कुछ हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैं करूंगा? ये नहीं करूंगा। अगला, इन्फॉर्म द मेंटेनेंस स्टाफ टू एड्रेस द प्रॉब्लम प्रॉम्प्टली। यस, ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसके लिए अलग से मेंटेनेंस स्टाफ रहेगा, आप उसे बताओ, वो उसे सॉल्व करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यू देखते हैं। तो एज अ हॉस्टल वार्डन व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू एड्रेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल? ओके, आंसर आ गया यहाँ पे। तो जो एज अ हॉस्टल वार्डन आपकी क्या बेस्ट अप्रोच होगी कि आप एड्रेस कर सको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल? तो आप क्या करोगे? ऑप्शन अभी यहाँ पे आ ही गया, पर ऑप्शन हम सब देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेडिएट अ मीटिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड रिजॉल्व द इशू। मतलब स्टूडेंट के बीच मीटिंग बुलाओ और उसमें तुम साथ में बैठो, मतलब हॉस्टल वार्डन साथ में बैठेगा और इशू को रिजॉल्व करेगा, राइट। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, पनिश बोथ स्टूडेंट टू सेट एन एग्जाम्पल। आप पनिश करोगे, पनिशमेंट से कोई चीज़ सुधरी है? बिल्कुल नहीं है, तो इग्नोर है, इसको हम एकदम से अवॉइड कर देंगे। अगला, इग्नोर द कन्फ्लिक्ट एंड लेट अस द स्टूडेंट। आप ये करोगे? आप हॉस्टल वार्डन हो, आपकी इसीलिए तो आपको अपॉइंट किया गया है जो हॉस्टल वार्डन, तो आप ये क्यों इग्नोर करोगे इस चीज़ को? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब वो चीज़ करने की। अगला है, सीक असिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्टल मैनेजमेंट टू हैंडल द सिचुएशन। एक चीज़ मुझे बताओ, हॉस्टल मैनेजमेंट कौन होता है? हॉस्टल मैनेजमेंट का लीडर तो तू ही है भाई। हॉस्टल वार्डन ही तो होता है हॉस्टल मैनेजमेंट की चीज़ें करने वाला, तो वो हॉस्टल मैनेजमेंट से क्या क्या असिस्टेंस लेगा? तो वो खुद ही करेगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ए बाय द एलिमिनेशन राइट होगा। याद रखना, ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, जो पेडागोजी के एमसीक्यूज होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यू होंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ आप 80% केसेस में एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट आप अपने नॉलेज के बेसिस पे डायरेक्टली सॉल्व करोगे, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। ये अप्रोच हमेशा ही फॉलो करना है, इवन वाइल गिविंग द पेपर एज वेल। आगे चलते हैं, MCQ 6। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने सब पे यहाँ पे मॉडरेट इजी करके रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी देखते जाना। जैसे ये वाला क्वेश्चन इजी है, अब कैसे इजी आप देख लेना। हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्टल प्रीमाइसेस? अब चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लो, बट इसमें चौथा तो ऑल ऑफ दी अबाउ ही है, ठीक है। तो इसमें तीन आप पढ़ लो भाई, और तीनों में से क्या लगता है आपको? कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, एक मिनट, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेक नोट ऑफ एनी सिक्योरिटी लूप होल, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द हॉस्टल ओनली टू रजिस्टर्ड रेसिडेंट, इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरा। ये चारों चीज़ें ही हॉस्टल की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को, तीनों चीज़ें ही हॉस्टल की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को बूस्ट करेंगी, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबाव आंसर होगा हमारा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग हॉस्टल रूल डिस्पाइट वार्निंग, व्हाट शुड द वार्डन डू इन सच सिनेरियो? अब क्या करेगा हॉस्टल? फिर से यहाँ पे आंसर आ गया है। तो सिंपल सी क्या बात है, पहला ऑप्शन क्या हमारे सामने, एक मिनट ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट द स्टूडेंट टू द कॉलेज अथॉरिटी इमीडिएटली। अब मुझे एक चीज़ मैंने फिर से बताया भाई साहब, हॉस्टल वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल वार्डन की है, वो कॉलेज अथॉरिटी को क्यों जाएगा रिपोर्ट करने के लिए? इसीलिए तो हॉस्टल वार्डन को अपॉइंट किया कि तू हैंडल करेगा उन सब चीज़ों को। इसीलिए तो तेरा टेस्ट लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड करके, ताकि तेरी जो अंदर एप्टीट्यूड है, हैंडलिंग कैपेसिटी है कि नहीं है,
है ना। तो क्यों जाएगा हॉस्टल अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर ले, वो भी कॉलेज अथॉरिटीज़ को। कॉलेज अथॉरिटी इज डिफरेंट एंड हॉस्टल अथॉरिटीज इज डिफरेंट, ठीक है। भले ही दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। सस्पेंड द स्टूडेंट फ्रॉम द हॉस्टल टेम्परेली। आप क्यों सस्पेंड करोगे, मुझे एक चीज़ बताओ, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें सस्पेंड क्यों करोगे, ठीक है। अगला, होल्ड अ मीटिंग। अब आपको समझाने, अगर कोई बंदा रूल तोड़ रहा है तो उसके साथ मीटिंग कराओ, अंडरस्टैंड करो रीजन बिहाइंड हिज बिहेवियर, है ना। तो ये आपको क्या लॉजिकली सही लगा कि नहीं लगा, मुझे एक चीज़ बताओ। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 8, sorry, MCQ 8. So what is the role of hostel warden during an emergency situation such as a fire or natural disaster? तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं हम। evacuate the hostel residents immediately। अगला, inform the college authorities and wait for their instruction। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इमरजेंसी आई, आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके वेट करोगे, एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेट हो गया। सी, अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन इंडिपेंडेंटली। अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ होगा, देखिए जैसे मान लो नेचुरल डिजास्टर हो गया, अकेला बंदा कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये जो इंडिपेंडेंटली वर्ड है ना, तो ये थोड़ा सा ये कर रहा है, तो इसे भी, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। अगला, इग्नोर द इमरजेंसी एंड कंटिन्यू रेगुलर। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने का, और आप उसे इग्नोर करोगे नहीं। इसीलिए बाय एलिमिनेशन हमने तीनों को एलिमिनेट कर दिया और हमारा आंसर आया ए, दैट इज इवैक्यूएट द हॉस्टल रेसिडेंट्स इमीडिएटली। अगला चलते हैं। हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन एनकरेज अ क्लीन एंड हाइजेनिक लिविंग एनवायरनमेंट इन द हॉस्टल। ये हमारा मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है जिससे क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है हॉस्टल में। तो ऑप्शन देखते हैं सही हम। तो ऑप्शन हमारा सबसे पहली बात क्या है, कंडक्ट रेगुलर रूम इंस्पेक्शन एंड इम्पोज फाइन्स और अनटाइडी रूम। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हॉस्टल आप कहोगे तो इसकी एक थ्योरी, हम थ्योरी क्लासेस भी करेंगे, फिर MCQ करेंगे, ताकि आपको समझ डेवलप हो पाए। जब भी, पहली बात तो हॉस्टल वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चों को किसी भी तरह की पनिशमेंट, किसी भी तरह की फाइन देने के पहले वो उसे प्यार से, लाड से समझा दे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोज फाइन वगैरह, अनटाइडी रूम वगैरह के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पहले समझाया जाएगा, फिर फाइन का यूज किया जाएगा, एम आई राइट। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। अगला आ जाएगा हमारा, हायर एडिशनल क्लीनिंग स्टाफ फॉर द कांस्टेंट अपकीप। क्या आप एडिशनल क्लीनिंग स्टाफ हायर करोगे, भाई साहब आप हॉस्टल का खर्चा बढ़ाओगे, हॉस्टल मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ाओगे, तो ये भी फिजिबल नहीं है। और क्या ही बात है, क्लीन एंड हाइजीनिक को एनकरेज करना है तो बच्चों से ही एनकरेज करवाओ ना, कैसे एनकरेज कराओगे वो सोचो। अगला ऑप्शन सी है हमारे पास, प्रोवाइड इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स हु मेंटेन क्लीनलीनेस। क्या लगता है, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स, यही चीज़ तो हमें मोटिवेट करती है कोई चीज़ करने के लिए। तो ये सी पॉसिबल लगता है, बट डी को भी हम देख लेते हैं। इग्नोर क्लीनलीनेस इशू एज इट्स द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हॉस्टल वार्डन के एक तरह से बोल दो, पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर लाई करते हैं। आप कैसे इग्नोर कर सकते हो अपकीप ऑफ द हॉस्टल, क्लीनलीनेस ऑफ द हॉस्टल, यू कैन नॉट इग्नोर, राइट। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा बाय द एलिमिनेशन मेथड, ओके। अगला चलते हैं MCQ 10th। अ रेसिडेंट इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। रेसिडेंट यहाँ पे मतलब हॉस्टल में रहने वाला बच्चा, एंड इज अनेबल टू पे द हॉस्टल फीस ऑन टाइम, व्हाट शुड द वार्डन डू। ठीक है, अब इसे मैंने टफ कैटेगरी के अंदर डाला है। आप यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। ये एकमात्र क्वेश्चन है जिसे मैं टफ मान रहा हूँ, बाकी और भी क्वेश्चन नहीं। पहली बात तो इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ होता नहीं, आपको इसको भी रीड करके बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। तो चलिए पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्रांट एन एक्सटेंशन फॉर द पेमेंट एंड चार्ज लेट फी। मैंने फिर से अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पहली बात तो जब हॉस्टल वार्डन किसी के ऊपर डायरेक्टली फाइन नहीं करेगा, राइट, पहले उसे वार्निंग देगा, पहले उसे किसी तरीके की मतलब एक उसकी सुविधा के लिए कुछ काम करेगा, उसके बाद फाइन लेट फी आएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, प्राइमरी रोल होता है हॉस्टल वार्डन का। तो यहाँ पे लेट फी की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को, ओके। चलो, तो ए एलिमिनेटेड। बी क्या है, इविक्ट द स्टूडेंट्स इमीडिएटली एज पर द हॉस्टल। आप फिर से भगाओगे उन्हें हॉस्टल से, बच्चे पढ़ने के लिए आता है उन्हें भगाओगे, बी एलिमिनेटेड। थर्ड, ऑफर टू वेव और रिड्यूस द फीस temporarily based on the situation. Yes, this one is the right, okay, this one is the right। पर फिर भी हम डी देख लेते हैं। रिपोर्ट द स्टूडेंट टू द कॉलेज अथॉरिटीज फॉर नॉन पेमेंट। अब देखो यहाँ पे ना सारे ऑप्शन बहुत क्लोज है, यहाँ पे आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग लगनी चाहिए। जैसे किसी को लगेगा भाई साहब
कॉलेज के मतलब हॉस्टल में रहने की फ़ीस है, अगर उसे हम वेव ऑफ करेंगे तो दूसरे बच्चे भी ऐसे ही करने लगेंगे, एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। तो मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ऑफर टू वेव और रिड्यूस द फीस टेम्परेली बेस्ड ऑन द सिचुएशन। आपने दो चीज़ों को तो इमिडिएटली क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। इवन कुछ लोगों को इसके अंदर भी प्रॉब्लम होगी, बट सी एंड डी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी कंफ्यूजन आपको अंदर आएगी, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसे आप समझ नहीं पाओगे, बट ये कंफ्यूजन आपकी प्रैक्टिस के द्वारा ही दूर होने वाली है। मैं यहाँ पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कुछ मॉडल क्वेश्चंस लाया हूँ जिसपे हर एक तरह का मिक्सड है, जैसे टफ डिफिकल्ट हर एक चीज़, जिससे आपकी हेल्प हो पाए। आपको कैसे पढ़ाई रखना है वो आपको समझना है, ठीक है। मैंने देखे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज जिसमें वो बस थियरी पढ़ाया जा रहे हैं, जिस पर यार किसी भी तरीके का यूज ही नहीं है, वो कुछ नहीं यूज होगा कि ये करना है वो करना है। आपको प्रैक्टिकली इसे फील करना पड़ेगा। आप कितनी थ्योरी पढ़ लो नहीं होने वाला है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको आपकी सोचना पड़ेगा, हाँ यार जैसे इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा है ना, ये वाली सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं, एमसीक्यू 11 नंबर। A resident is facing academic difficulties and falling behind in studies. How can a hostel warden provide support? अब सबसे पहली बात तो देखो, जो हॉस्टल वार्डन का ये काम नहीं होता है कि वो स्टडी में सपोर्ट प्रोवाइड करे, बट फिर भी क्योंकि जब हमारा अपना पोर्शन की बात करेंगे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कोई बंदा पीछे आ रहा है स्टडी के अंदर तो वो उसे किसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। ऑफरिंग ट्यूटरिंग सर्विसेज, जैसे ट्यूटरिंग सर्विसेज बोला, भाई साहब अगर वो ट्यूटरिंग ही कर पाता तो हॉस्टल वार्डन का काम क्यों करता, ऑब्वियसली है ना। तो ये तो होगा नहीं, ट्यूटरिंग का वो काम नहीं करेगा, टीचर है, तो ए एलिमिनेटेड। बी, रिकमेंड द स्टूडेंट्स टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस आउटसाइड द हॉस्टल। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब चलो इसको हम ले लेते हैं, अब इसको एलिमिनेट नहीं करते क्योंकि ये पॉसिबल है भैया साहब, हाँ हम रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि पीछे आगे देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। कनेक्ट द स्टूडेंट विद एकेडमिक काउंसलर और ट्यूटर्स ऑन कैंपस, राइट, ऑन कैंपस के बाद, एक मिनट सॉरी, हाँ ऑन कैंपस, राइट। फिर डी, एडवाइज द स्टूडेंट टू मैनेज द सिचुएशन ऑन देयर ओन। तो आपको ही पता है आप डी को भी एलिमिनेट कर सकते हो आफ्टर रीडिंग, ए को भी एलिमिनेट कर सकते हो। आपका जो ऑप्शन जो आपको डाउट रहेगा वो बी और सी के बीच रहेगा। तो अब इसमें वही फिर से मैंने आपको बताया कि अब आपको इसमें अपने हिसाब से अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन सी राइट क्यों होगा, क्योंकि देखो यार आप ना एज ए बच्चे को आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराओगे जिससे कि उसकी आसानी हो, जिससे उसका ना ज़्यादा पैसा खर्चा हो, ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब ऑलरेडी हमारा कोई एकेडमिक काउंसलर हमारे अगर कोई कैंपस में है तो आप उससे पहले आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आपका प्राइमरी गोल ये होगा कि कोई आसपास मिल जाए, कैंपस के अंदर मिल जाए, तो उसका जो उसे ऑलरेडी पढ़ाता है उसी के साथ उसका और कनेक्शन डेवलप हो जाए जिससे कि उसकी स्टडी बेटर हो पाए। तो अब ये लॉजिकली मैं सोच पा रहा हूँ, तब मुझे लग रहा है हाँ सी ये राइट आंसर होगा, राइट। नहीं तो मुझे बी भी तो सही लग रहा था, बट आउटसाइड के पहले मैं इनसाइड तो देखूंगा, यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड के पहले मैं इनसाइड तो देखूंगा, इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। होप आपको समझा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। चलिए एमसीक्यू नंबर 12। How can a hostel warden effectively communicate with hostel residents and build a positive rapport? कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन है कीप इंटरेक्शन फॉर्मल एंड ऑथोरेटिव टू मेंटेन डिसिप्लिन। मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको पॉजिटिव रैपर्ड बिल्ड करना है हॉस्टल रेसिडेंट के बीच में और हॉस्टल वार्डन के बीच में। जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाओगे, जस्ट लाइक प्रिंसिपल, जस्ट लाइक टीचर, तो क्या वो मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मल वर्ड की वजह से ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। नहीं, आपको ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहना है, आपको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है बट इतना फॉर्मल नहीं बनना है। दूसरा, लिमिट कम्युनिकेशन टू ऑफिशियल नोटिस एंड अनाउंसमेंट ओनली। मुझे एक चीज़ बताओ, आप कोई भी कम्युनिकेशन ऑफिशियल नोटिस या फिर अनाउंसमेंट तक रखोगे तो क्या एक बराबर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाएगा आपके हॉस्टल के अंदर, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बी बी एलिमिनेटेड। सी पर चलते हैं, बी अप्रोचेबल एंड लिसन टू द कंसर्न्स एंड सजेशन ऑफ रेसिडेंट्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये सी ऑप्शन में बताया गया है, क्या इसकी वजह से एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसीलिए हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो डी भी देख लेते हैं, मिनिमाइज इंटरेक्शंस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। इंटरेक्शंस से मिनिमाइज करने से मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंटरेक्शन कम रखोगे तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है कि यार ये मुझसे बात क्यों नहीं करता है, हॉस्टल वार्डन भैया मुझसे नाराज हैं क्या, तो इट इज़ नॉट लॉजिकल, राइट। तो बी सी इज़ द राइट आंसर। चलो
सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है हमारा, What measures can a hostel warden take to ensure the overall well-being of hostel resident? तो क्या मेजर हॉस्टल वार्डन लेगा जिससे कि ओवरऑल वेलबींग हॉस्टल रेसिडेंट के मेंटेन कर सके? तो पहली बात तो ऑर्गेनाइज रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स फॉर द स्टूडेंट। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप, तो ये मुझे पॉसिबल लगता है कि हो सकता है आंसर, पर उसके पहले और भी देख लेते हैं, बी सी डी देख लेते हैं क्या वो भी हैं कि नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा है एनफोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू टू। अब देखो फिर से आ गया यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, क्या जरूरत है यार, मतलब आप स्ट्रिक्टनेस क्यों लाना चाहते हो बीट के लिए, ठीक है। तो आप प्राइमरी लेवल पे नहीं लाओगे स्ट्रिक्टनेस, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला मैंने पढ़ाई नहीं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात आ गई मैंने एलिमिनेट कर दिया। आगे लिमिट एक्सेस टू द हॉस्टल टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हम एक्सेस टू हॉस्टल, क्या हम ये लिमिट करके क्या हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं कि यार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को? बच्चे तो इस तरीके के होते हैं कि आप कितना ही लिमिट कर लो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो वो इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। तो आप ये भी मुझे नहीं लगता कि एक प्रॉपर, और उस सबसे बड़ी बात क्या बोला गया है, ओवरऑल वेलबिंग ऑफ हॉस्टल रेसिडेंट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से ओवरऑल वेलबिंग तो नहीं होगा ना, वेलबिंग होगा तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का होगा कि बच्चे ज़्यादा घूमेंगे नहीं, बच्चे ज़्यादा बाहर के माहौल से नहीं ये हो पाएंगे, बाकी तो वेलबिंग नहीं होगा। ओवरऑल वेलबिंग में तो भाई हेल्थ भी आ जाती है, ओवरऑल वेलबिंग में उसका मेंटल कंडीशन भी आ जाता है, फिजिकल कंडीशन भी आ जाता है, थॉट भी आ जाती है। तो बिल्कुल भी नहीं, सी भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। डी प्रोवाइड रेसिडेंट्स विथ अनहेल्दी फूड ऑप्शंस टू एनकरेज बैलेंस डाइट। ये तो ऑब्वियसली अनहेल्दी फूड ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो इसलिए डी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑर्गेनाइज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कैंप्स फॉर द रेसिडेंट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। MCQ 14 करते हैं हम। हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन हैंडल इश्यूज रिलेटेड टू हरासमेंट और बुलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट? अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो हमें अगर इस इशू को हैंडल करना है तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम करें तो जिससे कि इशू हैंडल हो पाए। बट ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, थ्योरी के अंदर देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। पहली चीज़, एनकरेज द विक्टिम्स टू हैंडल द सिचुएशन देमसेल्फ। आप हॉस्टल वार्डन हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल, आप जब हॉस्टल में बच्चे ले रहे हैं आप उनके माता पिता की तरह काम करते हो। तो क्या माता पिता अपने बच्चों को दे खुद ही बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो? नहीं, तो ऑप्शन है एलिमिनेटेड। दूसरा, एड्रेस द मैटर डायसिक्रेटली एंड अवॉइड इन्वॉल्विंग कॉलेज अथॉरिटीज। अब देखो, अगर मैटर बड़ा है, हॉरासमेंट और बुलिंग जैसा मैटर बड़ा ही होता है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि हाँ तक कॉलेज अथॉरिटी तक जाएगा ही, और आप अकेले इसको मैटर को हैंडल नहीं करने वाले हो, राइट। क्योंकि ये बुलिंग हरासमेंट एक बड़ी चीज़ हो जाती है ना, एंड ये इम्पेक्ट करती है कॉलेज लाइफ पर भी या फिर स्कूल लाइफ पर भी तुम बोल सकते हो। सी, कंडक्ट अवेयरनेस सेशन ऑन बुलिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो हम ये कर सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है कि हाँ पहले हम पॉजिटिव वाली काम करेंगे, राइट। तो कंडक्ट अवेयरनेस सेशन ये मुझे पॉसिबल लग रहा है, बट डी को देख लेते हैं। इग्नोर द इश्यूज एज इट इज़ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ, तो इग्नोर तो नहीं करोगे इसे, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, कंडक्ट अवेयरनेस सेशन ऑन बुलिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो गाइस, अब हमारे इस पूरे 14 MCQ से हमें कुछ समरी लेनी है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि यार आपके सोच के अकॉर्डिंग MCQs राइट नहीं होंगे, बट ट्रस्ट में ये सारे आंसर्स राइट है, बिल्कुल 100% राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको कुछ समरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे आप फॉलो करना, आपके भी MCQ ज़्यादातर राइट होंगे। और अगर अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो अपने मार्क्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि जब आप MCQ को सॉल्व करते हो तो अपने आप को ना हॉस्टल वार्डन ट्रीट करो। आप देखा होगा आपने कि जब मैं MCQ को पढ़ रहा था, सॉल्व कर रहा था, तो मैं अपने आप को एज अ हॉस्टल वार्डन ही मान रहा था, राइट। तो आप ये फील करो और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करो, तभी ये कर पाओगे, है ना, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भाई कि इट्स नॉट टफ, ओके, इट रिक्वायर्स योर गुड अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन पढ़े आपने, क्या उसमें से कोई भी क्वेश्चन टफ था? क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन हम जरूर हमने कंफ्यूजन वाला बना दिया, बट क्या कोई भी क्वेश्चन टफ था? ये टफ बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा, और वो कंफ्यूजन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल थिंकिंग से दूर करोगे, ठीक है। अगला, इट इज ए लाइक ऑफ पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट।
जैसे पेडागोजी होती है टीचिंग के अंदर, अगर आप टीचिंग सेक्टर से हो तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा पेडागोजी क्या होती है। ऐसे पेडागोजी में इतनी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो ये उसी को फॉलो कर रहा है, और एक तो टीचिंग वैकेंसी भी है और उसी को ये फॉलो कर रहा है। और आखिरी, यू विल ऑलवेज हैव कन्फ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस इन अ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको 80% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस में ही ज़्यादातर कंफ्यूजन होगा। आप दो ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, बट दो ऑप्शन के अंदर आप हमेशा कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। तो इसको आपको बूस्ट करना है, राइट। तो ये कुछ सजेशन है, होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि ये पहला वीडियो है मेरा ऑन द हॉस्टल वार्डन रिलेटेड सब्जेक्ट, राइट। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और अगली वीडियोस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का डिस्कशन होगा, क्योंकि कैसे क्या सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। थैंक यू सो मच।